Recording in progress. नमस्ते आशीष जी। नमस्ते पुनीत। कैसे हैं आप? वेरी गुड, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। रियली गुड टू सी यू। और आज का पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं एक नया सोल्विया मेथड के बारे में। सो प्लीज स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछती रहूंगी जैसे जैसे आते रहेंगे। श्योर श्योर। सो सोल्विया मेथड मैंने काफ़ी टाइम काफ़ी अमेरिकन बुक्स पढ़ी पहले तो, कि हाउ टू थिंक बिग, हाउ टू थिंक लाइक अ विनर, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और हाउ यू कैन हैव थिंकिंग क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। वो बहुत सारा कुछ पढ़ा मैंने। लेकिन क्योंकि मैं एक फीलिंग पर्सन हूँ, मतलब मैं भावुक हूँ, सेंसिटिव हूँ, तो थोड़े टाइम तक वो थॉट वाली किताब जो थी वो काम करती थी, बट उसके बाद फिर वापस वही सेम फीलिंग्स, वही सेम इमोशंस, वही सेम एक्शंस होने लगते थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फीलिंग्स पे ही डायरेक्टली काम करता हूँ, अपने भावों पे डायरेक्टली काम करता हूँ। तो उससे मुझे इमीडिएटली रिजल्ट्स मिलने लगे और मैंने इस मेथड को और इवॉल्व किया और अपने लिए यूज़ किया, फिर लोगों के साथ यूज़ किया, और फिर मुझे लगा कि लोग एक तरह की हीलिंग मिलने लगी उन्हें, एक तरह की पीस एक्सपीरियंस होने लगी। तो फिर मुझे ये लगा कि वाई नॉट और इसको शेयर किया जाए। एंड इसमें मेनली मुझे ये लगता है कि सबको अच्छा फील करना है, सब चाहते हैं कि हम अच्छा फील करें और किसी भी चीज़ में हम अच्छा फील करें। तो ये प्रोसेस उसी डायरेक्शन में है, एंड उसी डायरेक्शन में ये काम करता है कि आपकी फीलिंग्स अच्छी महसूस करें आप, या कोई भी फीलिंग ना महसूस करें। आप एक ऐसी स्टेट में रहें जहाँ पे कोई भी फीलिंग आपके पास आ रही हो तो आप एक अनअफेक्टेड स्टेट में रहें। उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, शांति कह सकते हैं, निर्वाणा कह सकते हैं। तो वो दो स्टेट नहीं होंगी, वो एक ही स्टेट होगी। कि ये नहीं कह सकते फिर कि ये शांति है तो अशांति है। वो एक स्टेट है जहाँ पे दो नहीं है, वो एक ही स्टेट है। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, आप कह सकते हैं शांति, निर्वाणा, या एनलाइटनमेंट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें वो हमेशा प्रेजेंट है। आप फिर उस स्टेट में चले जाते हो एंड फिर वहाँ से आप ऑपरेट करते हो। तो जहाँ से आपको सारा एक्सेस मिल जाता है, जैसे कि हम कहते हैं इंट्यूशन है, या आपकी क्या कहते हैं उसे हिंदी में, परम ज्ञान है, या आपको कोई आपके सॉर्ट ऑफ विचार ऐसे आ गए हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है। तो उस तरह से आप उस स्टेट से फिर ऑपरेट कर सकते हो। तो वो मुझे अपने लिए बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने और लोगों के साथ शेयर किया उसे, फिर वो बढ़ते बढ़ते काफ़ी आगे बढ़ने लगा। तो मैंने सोचा कि अब इसको सॉर्ट ऑफ और शेयर किया जाए, एंड सी कोई और लोग हैं जिनको और ये हेल्प हो सकती है, व्हाई नॉट। अच्छा, इसके बारे में मैं ये यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जितनी भी वो वाली किताबें मैंने पढ़ी हैं, कि हाउ नॉट टू गिव अ फक, आई थिंक दैट वाज द लास्ट वन आई परचेज्ड। उनमें मुझे ये लगा पढ़ के कि जो भी उन्होंने बोला हुआ है उसमें बहुत एफर्ट लगता है, एज इफ मुझे अपनी आपका दमन करना पड़ रहा है। आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ वो करने के लिए। एंड वो इतना एफर्टफुल होता है कि पहले तो एक दो दिन बंदा बड़ा ट्राई करता है। ऐसी बात नहीं है कि उनमें कुछ अच्छी बातें नहीं होती, कुछ बातें बड़ी अच्छी लगती भी हैं, लेकिन उसमें अपने पर्सनालिटी का इतना, मुझे लगता है कि अपने मन का इतना दमन करना पड़ता है, कंट्रोल, कि वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाता। और जो सोल्विया मेथड के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ज्यादातर हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस, जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इसको दबाने की कोशिश करूंगी, तो इट इज गोइंग टू द अदर एक्सट्रीम। एंड मुझे लगता है कि मतलब मेरी तरफ से तो ये सवाल होगा कि बिफोर हम बुद्धित्व की प्राप्ति कर सकें, कुछ परम ज्ञान तक पहुंच सकें, हमारी पहले छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं रोजमर्रा की,
मुझे ये मेरा काम नहीं हो रहा, घर पे मेरी इससे लड़ाई हो गई है, मेरी जॉब पे ये दिक्कत हो रही है, या मुझे मनी इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो ज्यादातर हम में से ज्यादा लोग वहीं से शुरू करें। तो व्हाट इज दिस मेथड ऑल अबाउट? मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ, किस कोने से मैं पकड़ूँ इसको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली अगर आप देखो तो दो तरीके हैं अपने आप जी को समझने के। एक है आपने जो बताया कि नॉलेज, कि भाई मैंने किताब पढ़ी, मैंने ये कोर्स किया, या मैंने ये रिट्रीट ज्वाइन करी, और मैंने ये सब किया। ये सारे रास्ते जो हैं ये ज्ञान के रास्ते हैं। आपने नॉलेज ले ली, आपने किताब पढ़ ली, आपने कोर्स कर लिया, आपने रिट्रीट कर लिया, आपने सब कुछ ज्ञान आपके पास आ गया। बट वो ज्ञान यूजलेस है अगर कि वो कर्म में आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो ज़्यादातर हमारे साथ क्या हो रहा है आजकल, वो मेरे ख्याल से पहले ये प्रॉब्लम कम थी, अब ज़्यादा होने लगी है, कि हमारा कंटेंट बहुत बढ़ गया अब। तो जो जिसको कहते हैं ना नॉलेज, इसको ज्ञान हमारा बहुत बढ़ गया। अब हमें खुद ही क्लियर नहीं है कि कौन सा एक्शन लेना है, और उसी एक्शन के अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। एक साइड कहती है ये करना है, दूसरी साइड कहती है नहीं पॉसिबल होगा, एक साइड कहती है ये कर लेते हैं। ऐसा इतना सारा कंटेंट हमारे दिमाग में भर गया है कि हम जब अपने कर्म बॉडी, एक तरह से कर्म को कहते हैं बॉडी को एक्शन लेने के लिए, तो बहुत मिक्स्ड मैसेज जाते हैं। इसलिए आप जैसे गाड़ी चला रहे हो तो आप स्टेयरिंग इधर भी घुमा रहे हो, उधर भी घुमा रहे हो, इधर भी घुमा रहे हो, कभी आप यू टर्न ले लेते हो, फिर आप कहते हो कि मैं ब्रेक लगाऊं, फिर आप कहते हो कि डेस्टिनेशन पे नहीं जा रही गाड़ी। तो डेस्टिनेशन में तो इसीलिए नहीं जा रही ना, क्योंकि आपके पास इतने सारे कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस आप भेज रहे हो अपनी एक्शन बॉडी को। तो सॉल्विया मेथड में हम 3 चीज़ों में बॉडी को डिवाइड करते हैं। पहला है कि आप क्या परसीव कर रहे हो, क्या दिख रहा है आपको, क्योंकि जो चीज़ आपको दिख रही है वो ये दिखा रहा है कि आपके परसेप्शन उस चीज़ के बारे में क्या है। और परसेप्शन जो हम देखते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में एक तरह से दर्शन, और हर किताब के आगे मेरे ख्याल से दर्शन यूज़ होता है। जैसे सांख्या दर्शन हो गया, या योग। योग दर्शन हो गया। तो एक तरह का ये एक पर्सपेक्टिव है, और ये आपके सेंसेस जो हैं वो परसीव करते हैं। जैसे कि आँख देखती है, नाक स्मेल कर सकती है, टंग टेस्ट कर सकती है, कान सुन सकते हैं, स्किन आपकी टच कर सकती है। तो ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन है। इस सेंसरी इन्फॉर्मेशन से आप एक्शन नहीं ले सकते। अगर आपको कुछ क्रिएट करना है इस यूनिवर्स में, तो आपको हाथ चाहिए, पैर चाहिए, योर टंग, आपकी अपनी टंग चाहिए। ये तीन चार फिनोमिनन्स हैं जिससे आप कुछ क्रिएट कर सकते हो इस यूनिवर्स में, या डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आँख से नहीं, आप सेंसिक से रिसीव करते हो, और आउटपुट आपका एक्शन से होता है। तो अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम बहुत सारा कंटेंट तो ले लेते हैं जी। लेकिन सेंसरी इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन तो आपने ले ली, बट वो कन्वर्ट नहीं हो रही कार्मिक एनर्जी में। अब वो क्यों नहीं कन्वर्ट हो रही? क्योंकि एक तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, एक क्लैरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप एक्शन बॉडी को देंगे कि ये करना है एक्शन, नंबर 1। दूसरा, पुराने इतने सारे एक्शंस फंस गए हैं जो कि रिलीज़ नहीं हो पाए, या आपने सोचा कि ये टाइम सोशली सही नहीं है उसको करने का, तो वो आपका इंजन तो वहाँ ऑन हो गया, इन्फॉर्मेशन तो चली गई कार्मिक बॉडी में, लेकिन आप एक्ट नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, वो वहीं कहीं ना कहीं बॉडी में फंस गया, वो चीज़ कार्मिक बॉडी में। आप कह सकते हो इस तरह के नॉन एक्सप्रेशन की तरह वो बॉडी में फंस गया। तो ये सॉल्विया मेथड, पहले वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, कार्मिक बॉडी में जो चीज़ें फंस गई हैं उसको हम रिलीज़ करते हैं। फिर ज़्यादा ज्ञान लेने का एक आपका जो प्रोसीजर है, और जिसने ले लिया है बहुत ज़्यादा ज्ञान, उसके फिर हम दूसरे लेवल पे जाते हैं जिसमें हम थॉट्स पे काम करते हैं। फिर तीसरा लेवल होता है डिज़ायर्स का। तो ये 3 लेवल पे आप अपना क्लैरिटी लेते हैं, एंड जितनी आपको ये क्लैरिटी आती जाती है कि आपके इमोशंस, थॉट्स एंड डिज़ायर्स आर क्लियर्ड, तब आप जो डिज़ायर करते हो
फिर उससे जो थॉट जनरेट होता है, उससे आपका परसेप्शन जो जनरेट होता है, जो आपकी फीलिंग जनरेट होती है, वो बहुत अलाइंड होती है, और फिर आप उस डायरेक्शन में जा सकते हो। तो इस सॉरी, मेरा एक सवाल है यहाँ पे। जैसे हमने कहा कि वो जो भी हमने ज्ञान लिया वो हमारे कर्मा में ट्रांसलेट नहीं हो रहा, तो वो क्या सोचने से भी होता है या फिर वो करने से ही होता है या दोनों से होता है? जो जो ज्ञान है, जो ये एक तरह से इसे बोल सकते हैं कि ये नॉलेज, जो बॉडी है, ये सोचना जो है इज़ पार्ट ऑफ इट। जी। तो उसमें जब आप सोच रहे हो तो ऐसा होता है कि एक थॉट कुछ कहेगा आपको, दूसरा कुछ कहेगा, फिर तीसरा कुछ कहेगा, चौथा कुछ कहेगा, वो आपस में बात करते रहेंगे, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, और फिर बाद में एक थॉट इमर्ज होके आएगा जिसके अकॉर्डिंगली जनरली हम एक्शन ले लेते हैं। विच कुड बी, जैसे हो सकता है कि मान लीजिए आपके सामने बहुत अच्छे स्वीट्स रखे हैं, तो पहले आपने परसीव किया स्वीट को, या गुलाब जामुन है, या कोई रसमलाई है, कोई मिल्क केक है, आपने परसीव किया उसे। उसके बाद आपके अंदर ज्ञान बॉडी में कॉन्फ्लिक्ट चलेगा कि मुझे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो दैट विल हैपन। और फिर वो बहुत सारा पुरानी मेमोरीज की, इट इज़ टेस्टी, मैं क्यों मिस करूँ आज, एंड देन वो थोड़ी देर में वो थॉट्स डोमिनेट होने लगेंगे कि मेरे को अच्छा लगता है खाना, मिल्क केक, मेरे को आज खा लेती हूँ। तो धीरे धीरे जैसे जब वो डोमिनेट हो जाएंगे, तो वो जैसे ही डोमिनेट हो जाएंगे तो वो एक्शन बॉडी पे कमांड भेज देंगे कि खा लो, है ना। तो आप उस टाइम पे खा लोगे। फिर क्या होगा कि वो थॉट रीइंफोर्स हो जाएगा कि मेरा अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं है। हो प्रोसेस रहा है, आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो, कि परसीव किया, फिर वो आ गया कि वही सेम पैटर्न रन होगा आपकी एनर्जी ज्ञान बॉडी में, कमांड इशू हो जाएगी, आप जाके स्वीट्स खा लोगे। अब एक लेवल पे आप सिर्फ परसेप्शन पे काम कर सकते हो कि मैं ऐसा अपना परसेप्शन बना लूँ स्वीट्स के बारे में कि मेरे को अच्छा ही ना लगे स्वीट। एक लेवल ये होता है जिसमें मतलब चेंज कर सकते हो आप परसेप्शन अपना। दूसरा लेवल आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहा है ना कि मुझे अच्छा है, ये डोमिनेशन ऑफ ये जो थॉट आ रहा है कि ये जो डोमिनेट कर ले रहा है कि खा लो, उस लेवल पे आप रिलीज कर सकते हो। ओके। तीसरा आपका कार्मिक बॉडी पे रिलीज कर सकते हो, जिसमें आप फीलिंग्स पे डायरेक्टली जा सकते हो या इमोशंस पे जा सकते हो कि भाई जो बन गए हैं पुराने टाइम के, आपने खाए थे नहीं खाए थे, मिला था नहीं मिला था आपको, वट एवर। कभी कभार होता है ना कि भाई स्वीट खाने को नहीं मिला था हमें, तो वो कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर्स में फंस गया है, तो यू कैन रिलीज दैट। फिर आप डायरेक्टली लास्ट में अपनी डिज़ायर्स को पॉइंट आउट कर सकते हो कि मैं डिज़ायर्स पे रिलीज करूँगी। तो वो अलग अलग लेवल्स पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें अगर मैं ये सोचूं कि मेरी जो विल पावर है ज्यादा नहीं है, मतलब मैं बहुत, मेरे सामने खाना आ गया तो मैं खा लेती हूँ, उसको उस पे काम करना किस लेवल पे? से विल पावर बहुत टेम्परेरी एक फिनोमेना है। इसमें अगर आपने बहुत ज़्यादा विल पावर कर लिया तो आपकी ईगो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगी, क्योंकि जो ज़्यादा विल पावर वाले होते हैं वो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ करते रहते हैं कि भाई हमने तो बिल्कुल ही रोक दिया है, या फिर हम तो ये सुबह 5 बजे उठते हैं, तो क्या होता है कि जो ईगो है हमारी, वो ज्ञान बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, और कर्मा बॉडी के साथ भी अटैच्ड है, दोनों से अटैच्ड है। बट जो ज्ञान है जिसको, वो पूरा प्रोपोगेंडा जो स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे ये आता है, मुझे ये पता है, तो वो वहाँ ईगो में फंस जाते हैं, या उसको अहंकार कह सकते हैं। वो फिर और डरने लगते हैं कि भाई किसी को ये ना पता चल जाए कि भाई मैं असलियत में तो ऐसा नहीं हूँ, या फिर असलियत में मेरी असलियत ना, तो उनके और जो आपकी प्रॉब्लम नहीं थी अब वो प्रॉब्लम हो गई। तो जो विल पावर है उससे हमें थोड़ा सा डाइवर्ट होके, जैसे गांधी जी के हैं वो 3 बंदर हैं जिसमें कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो वो क्या कह रहे हैं कि परसीव अच्छा करो। एक तरीका तो ये है कि आप स्वीट्स देखो ही मत, आसपास से हटा दो। पॉसिबिलिटी है, ये अच्छा काम करता है कि परसेप्शन में ही ना आए आपके कि बुरा मत देखो, ना उसके बारे में कुछ सुनो,
तो परसीविंग जो बॉडी है उसमें आए ही ना। और बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया है और उन्होंने ऐसी चीज़ें मतलब सामने से हटा दी हैं कि वो आपको दिखे ही ना, तो परसेप्शन में नहीं आएंगी, तो उनको लगता है कि बट अब वर्ल्ड चेंज हो गया है क्योंकि अब सब कुछ कंटेंट अवेलेबल है, तो आप परसीव तो सब कुछ ज़्यादा कर ही रहे हो। तो आपने अगर परसीव कर लिया और आपके थॉट्स में वो जो मैंने बोला ना कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, आप आपस में थॉट जो है बातचीत करने लगेगी। अभी ये वाली थॉट वीकर होगी जिसमें आप कह रहे हो कि मुझे नहीं खाना है फॉर एग्जांपल, और ये कह रही है थॉट कि खा लो। अच्छा, थॉट्स जो है ना हमें अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहती हैं। थॉट्स का पर्पस है कि ये करने से आपको अच्छा लगेगा। तो फिर वो जब लड़ाई करती हैं, थॉट्स कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो एक थॉट पुरानी बार जितनी बार जीत चुकी है, तो वो जो पावर आ गई उसमें, वो जीत जाती है दोबारा। और वो बार बार यही कोशिश करती है कि मैं ही जीतती रहूं। वो जैसी जीत जाती है तो सिंगल थॉट बन के वो कार्मिक बॉडी को कमांड दे देती है कि खा लो। तो कार्मिक बॉडी खा लेती है। आप सोचोगे कि मैं खाऊंगी नहीं, बट थॉट ने तो एक्टिवेशन ले लिया है। और जितना आप ये देखोगे पैटर्न, और ये इसको जितना रिलीज करोगे, तो आप देखोगे कि दोनों ही तरह की थॉट, अटैचमेंट की और अवर्जन की, दोनों ही तरह की थॉट्स को आप रिलीज करोगे, तो आपको क्लैरिटी आने लगेगी कि मुझे करना क्या है। तब आप जब कमांड इशू करोगे तब वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगी। तो मुझे ये लग रहा है कि जो भी इसको सुन रहा होगा इस समय, उसको यही लगेगा कि आई वांट टू बी इन दैट स्पेस, कि मेरे पास कि ना ही मैं बंधी हूँ किसी चीज से और ना ही भाग रही हूँ, अवर्जन एंड अटैचमेंट, मैं दोनों से आगे जाऊं। तो वहां पे हम पहुंचे कैसे? क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम जरूरी काम या जो हम करना चाहते हैं वो तो हम बहुत कम कर पाते हैं। एट द बैक ऑफ आवर माइंड कुछ ना कुछ वही चल रहा होता है कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, अच्छा उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, या मुझे ऐसे कर लेना चाहिए था, या मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, मैं क्यों खाया क्यों नहीं खाया। तो उससे आगे हम कैसे जा सकते हैं? क्योंकि हम उस लेवल की सजगता पे तो शायद है ही नहीं कि मैं अपने साथ हूँ। मैं सोचती जा रही हूँ, मैं ऑफिस में भी काम कर रही हूँ, कुछ मैं सोचती जा रही हूँ, ये किया ये नहीं किया। तो हमें मतलब क्या क्या करें कि जैसे कहते हैं ना कि अभी यहाँ पे मैं आ जाऊं, प्रेजेंट में, वर्तमान में। तो क्या किया जाए कि मतलब उनसे दामन छुड़ा के मैं वर्तमान में राइट। तो पहले ना इसको समझना पड़ेगा। पहले आप किसी चीज़ को जब समझ लेते हो तो अक्सर उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपने जैसे मैथ्स किया है, मैथ्स में आप सॉल्व कर रहे हो कोई प्रॉब्लम, सॉल्व हो गई आपसे वो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग आ गई आपको, तो आप वही फॉर्मूला वही क्वेश्चन बार बार थोड़ी करते रहते हो, आप नए क्वेश्चन पे चले जाते हो। राइट। जैसे ही आपने खाना बनाना जैसे नहीं आ रहा है या अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही ये सब्जी कैसे बनानी है, तो सब्जी आप बनाना सीख लेते हो, एंड देन आप दूसरी सब्जी पे चले जाते हो, देन यू स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। तो अक्सर जो इंटरेस्ट है वो बिगनिंग में सबसे ज़्यादा होता है, जब तक चीज़ नई है, चैलेंज है ना। उसके बाद फिर वो मोनोटोनस सा हो जाता है। चाहे वो नया कोई गाना हो, जैसे आपने कोई नया गाना सुना है, उसको आपने बार बार सुना, तो उसमें से फिर इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। आपको लगता है कि गाने के सारी पता है मुझे। मूवी आपने कोई देखी, बार बार आपने देखी, तो आपको पता होता है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई ये मूवी के बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है, ये बोलने वाला है। तो आपको एज योर अंडरस्टैंडिंग ग्रोज, तो आपका इंटरेस्ट उसमें से हट जाता है। तो नाउ और कम हो जाता है, आई वुड नॉट से हट जाता है, कम हो जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि आपके अंदर दो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और ये सांख्या फिलॉसफी एक बहुत पुरानी किताब है, आई थिंक द ओल्डेस्ट इंडियन स्क्रिप्चर, और रिलीजन से इसका कुछ लेना देना नहीं है, इट इज़ ब्यूटिफुली क्राफ्टेड। तो उसमें भी यही तीन एनर्जीज के बारे में बोला है, सत, रज एंड तम। तो रज क्या होता है, एक्शन के बारे में बात करता है कि भाई ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट। और तम जो होता है वो रेजिस्ट करता है, जो न्यूटन ने भी आई थिंक एज थर्ड लॉ में, आई थिंक टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इट गोज लाइक दिस,
तो आपके ये अटैचमेंट है और ये अवर्जन है, तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। अगर आपकी प्योर थॉट है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। बट आप कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन भेजोगे जब, सेम लाइक कार की तरह, तो आप एक यहाँ एक्शन ले रहे हो, फिर रेजिस्टेंस हो रहा है, ये एक्शन ले रहे हो, आप रेजिस्ट कर रहे हो, ये एक्शन ले रहे हो, फिर रेजिस्ट कर रहे हो, और ये होता ही रहेगा टिल वी आर ऑन दिस प्लैनेट। ये कभी भी इससे हम बाहर नहीं आ पाएंगे। आवर जॉब इन दिस प्लैनेट, और सांख्य फिलॉसफी में बहुत ब्यूटीफुली लिखा है कि ये 3 गुनाज हैं। तो ये थॉट्स भी ऐसे ही काम करती हैं। एक थॉट आपको वो कहेगी कि लेट्स गो हेयर, दूसरी थॉट कहेगी व्हाई शुड वी गो देयर टुडे। एंड अगर आप इसके ऑब्जर्वर हो और आप इन दोनों ही साइड्स को धीरे धीरे रिलीज़ कर सकते हो, तो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आने लगता है। उस क्लैरिटी में जब आप कोई थॉट रखते हो बॉडी में, तो वो इमीडिएटली एक्शन, परसेप्शन, सब बॉडीज़ को अफेक्ट करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट कम करने हैं, तो अटैचमेंट और अवर्जन, ये जो प्रोसेस है, इसमें हम यही डिस्कस करते हैं कि ये अटैचमेंट और अवर्जन कम करो। इसको आई थिंक अगर बोलना है तो क्या बोल सकते हैं इसको, राग और विराग आई थिंक इज़ द राइट वर्ड, राइट। तो इसको आप जितना कम करोगे अपने माइंड में, और माइंड इज़ नथिंग बट ये 3 बॉडी, परसीविंग, नॉलेज एंड एक्शन, जितना आप इन तीनों को क्लियर करते जाओगे उतना ये बेटर होता जाएगा। अब ये थोड़ा सा अगर डीपर जाएं इसको, तो अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इंडियन स्क्रिप्चर्स में ज्ञान पे काम किया गया है और योगा में कर्म पे काम किया गया है। तो मुझे लगता है कि दोनों पे काम करना ज़रूरी है, अलग अलग काम करने से नहीं होता है। जिस दोनों में जनरेशन में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? जो आप परसेप्शन से या जो सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, वो ज्ञान है, और फिर वो कन्वर्ट होता है इन एक्शन। तो जो कर्मा है वो आपकी कार्मिक बॉडी है। तो जो योगा है या जो फिजिकल वर्ल्ड में जो एक्टिविटीज़ हैं टू क्लेंस द बॉडी, योगा में बहुत बोला जाता है कि यम नियम ऐसे करके उसमें हाँ आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार एंड सो ऑन। तो वो भी सिमिलर प्रोसेस है। एंड बिकॉज अब हमारे पास उस टाइम पे जब ये योगा क्रिएटेड था, तो कंटेंट वाज गिवन वेरी लिमिटेड। एंड आई थिंक इंडियन उसमें मोस्टली फिलॉसफी में इस चीज़ का ध्यान रखा गया था कि कंटेंट हमेशा से बहुत ही लिमिटेड दिया जाता था लोगों को। तो बहुत इजी था, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते थे, कम इन्फॉर्मेशन थी। अब क्या हो गया है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, हर एक चीज़ के अटैचमेंट, अवर्जन्स, बहुत ज़्यादा लूप्स क्रिएट हो गए हैं। तो जब हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रोसेस आपको हेल्प कर सकता है। अबाउट कंटेंट तो मुझे ये लगता है, मैं कुछ साल पहले मैं ये सोचा करती थी और मुझे लग रहा है वो समय आ रहा है पास। मुझे लगता था एक समय था कि नॉलेज एक लग्जरी थी, हमें कुछ दे के नॉलेज लेनी पड़ती थी। और अब उल्टा समय आ गया कि वो एकांत खाली जो स्पेस है वो एक लग्जरी बनती जा रही है, क्योंकि हर तरफ से इतना ज्यादा कंटेंट आ रहा है और उसको पहली बात है कंज्यूम करने में बहुत एनर्जी लगती है। बैठ के हम देखेंगे, पढ़ेंगे, किसी चीज को सुनेंगे, फिर ही पता चलेगा। और उसके बाद उसको सिप थ्रू करने में, उसमें देखना कि क्या मुझे रखना और क्या नहीं रखना, जो कि शायद उसको कंज्यूम करने से भी एक बड़ा काम। और बेस्ट इसमें ना हमें बहुत कॉन्शियसली अपने दोस्त, अपने टीवी चैनल, अपने न्यूज़, अपने रेडियो, जो कंटेंट हम ले रहे हैं ना, उस पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो एक बैड न्यूज़ आपका पूरा का पूरा डे ख़राब कर सकती है। आपसे रिलेटेड भी नहीं है वो, कुछ थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड किलोमीटर दूर से हो सकती है वो। बट क्या होता है कि परसीव जब आप करते हैं उस चीज़ को, तो आप ये परसीव कर सकते हैं ये मेरे साथ भी हो सकता है।
तो इमीडिएटली द नॉलेज बॉडी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर इट कि भाई मैं लेट्स से ये भी कर लूँ, ये घर में सीसीटीवी लगा लूँ, आई डोंट नो, मतलब जिस तरह के फिर आप कार्मिक बॉडी को ऑर्डर दे देते हैं कि आप ढूंढ रहे होते हैं नेट पे कि सीसीटीवी कहाँ अच्छा मिल रहा है, कहाँ से मैं थोड़े बड़े लॉक्स ले लूँ, किस तरह से और प्रोटेक्शन बढ़ा लूँ, एंड जस्ट बाय अ परसेप्शन। कोई इसमें राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं है, बट देन बहुत सारा जो कंटेंट हम रिसीव कर रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं है। तो अगर आपके पास वो रेलेवेंट नहीं है तो आपको कॉन्शियस होके कंटेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो ऑफन आप देखोगे कि जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपका परसेप्शन वैसा फॉर्म हो जाता है जैसे। और बहुत ही इसमें अच्छा होता है कि यूट्यूब पे आप देखो तो जिस तरह के यूट्यूब आपको वीडियो दिखा रहा है वो आपके परसेप्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैं अक्सर यूट्यूब का चैनल स्कैन करता हूँ कि आजकल मेरा परसेप्शन क्या होगा बेस्ड ऑन इस तरह कंटेंट जिस तरह से आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या, और पॉजिटिव और नेगेटिव कहना भी ठीक नहीं है, उस डायरेक्शन में जा रहा है क्या मेरा परसेप्शन जहाँ मैं लेके जाना चाहता हूँ अपनी लाइफ, कहीं ऐसा तो नहीं। विचलित हो रहे हैं हम, ज्यादा विचलित हो रहे हैं या ज्यादा शांत हो रहे हैं? एग्जैक्टली तो मैं अगर यूट्यूब का, और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता है अब इसमें कि चैनल में मैं देखता हूँ कि आजकल में किस किस तरह का कंटेंट मुझे और दिखाया जा रहा है यूट्यूब से, तो यानी मेरा ये परसेप्शन स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा है अब किसी डायरेक्शन में, जो भी मतलब मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ। तो मैं उस तरह से देखता हूँ। फिर मैं ये देखता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स का आजकल क्या परसेप्शन है, मेरे घर में क्या परसेप्शन चल रहा है, उसमें मैं कितना, मेरा परसेप्शन फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि आप देखोगे कि अक्सर लड़ाई परसेप्शन की है। आप वो चीज़ में कुछ देख रहे हो, उनको वहाँ पे कुछ और चाहिए, राइट? तो जब आप उनके परसेप्शन से चीज़ देख सकते हो या वो आपके परसेप्शन से चीज़ देख सकते हैं, तब आपकी जो नॉलेज बॉडी है वो डिफरेंट लेवल पे फीलिंग्स जनरेट करती है, तो आपकी एम्पैथी बढ़ सकती है वहाँ पे उनके साथ। जैसे मैं किसी के और के नजरिए से एक सिचुएशन को या एक प्रॉब्लम को देख रही हूँ, तो एम्पैथी जनरेट हो रही है। और जब आप, एक होता तरीका है कि मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ, कोशिश की हम नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप जेन्युइनली उनकी डायरेक्शन में देख रहे हो। तो अगर वो उस एंगल पे बैठे हैं, लाइक वन ऑफ द एग्जांपल, एक हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे एंड एयरपोर्ट पे प्रोजेक्ट था ये, तो वो बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी कि पीपल हु जिनको सुनाई नहीं देता वो एयरपोर्ट पे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, और हम लोग टेक्निकल लोग हम सब कह रहे थे नहीं सब तो चल रहा है, मतलब एवरीथिंग जो ऐसा आपने बोला था इज देयर। तो उन्होंने हमें हेडफोन्स दे दिए एक, और उसमें काफ़ी तेज म्यूज़िक चला दिया। तो हाँ, एंड भी हमें बैठने को कहा कि आप यहाँ पे बैठ जाओ एंड थोड़ी देर बाद हम आपको आके मिलते हैं। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि मेरा कई बार नाम अनाउंस हो गया था और किसी किसी गेट पे जाने के लिए, और जो स्क्रीन थी उस पर भी मेरा नाम आ रहा था। अब टेस्ट तो यही था कि भाई मुझे एक्सपीरियंस कराया जाए, और उन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे। और मुझे भी बाद में रियलाइज़ हुआ कि जब मैं वहाँ बैठा था तो मुझे तो कभी सुनाई ही नहीं दिया मेरा नाम। तो जिसको सुनाई नहीं देता होगा वो तो यही फेस करता होगा। अब मैं जो नाउ हैव गॉट द नॉलेज, अब ये परसीव कर लिया मैंने ठीक से, अब मेरे पास नॉलेज आ गई, एम्पैथी भी जनरेट हो गई, फीलिंग कि नाउ आई कैन एक्ट फ्रॉम दैट स्पेस। तो भी बहुत इसमें स्टडी किया है, स्टैनफोर्ड ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसको कहते हैं डिज़ाइन थिंकिंग। नॉट अ, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोग्राम एंड आई हैव यूज्ड इट, काफ़ी काम मैंने इस पे किया है। उसका पहला ही स्टेप ये है एम्पैथी, और आप एम्पैथी परसेप्शन, नॉलेज, फीलिंग के बिना कर ही नहीं सकते। हमें लगता है अक्सर कि हम इनकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं बाय थिंकिंग, बाय नॉलेज, बाय कीपिंग आवर स्ट्रॉन्ग परसेप्शन जो था, बट जब परसेप्शन चेंज होता है तो नॉलेज बॉडी चेंजेस, फीलिंग बॉडी चेंजेस एंड द एक्शन बॉडी चेंजेस। तो
मतलब आपने अभी बोला कि एम्पैथी जो है उसके लिए परसेप्शन, थिंकिंग और फीलिंग तीनों चीजें चाहिए। पहला तो मुझे पता हो कि जैसे आपने हेडफोन लगाए तो आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस हुआ कि भाई नहीं सुना रहा है, कुछ और सुन रहा है, मुझे आसपास की आवाजें नहीं सुन रही, मुझे अपना म्यूजिक सुनना है। तो सेकंड इज थिंकिंग, आपने फिर इसको सोच के कंपेयर किया कि इससे क्या हुआ। एंड फीलिंग इज द एक्चुअल फीलिंग ऑफ एम्पैथी के दूसरे के दूसरे की फीलिंग को फील कर पाना कि कोई करेक्ट, कैसे इससे परेशान हो रहा है। करेक्ट। फिर मैं जो एक्शन लूँगा तो वो जेन्युइनली एक डायरेक्शन मिलेगी उस एक्शन को। एंड नाउ मेरे तीनों पार्ट्स एंगेज्ड हैं, परसेप्शन भी है, माई थिंकिंग इज एंगेज, माई फीलिंग इज एंगेज। नाउ माई व्हेन आई एम टेकिंग एक्शन, वहाँ से मैं कुछ मैनिफेस्ट कर पाऊँगा, होपफुली एक डायरेक्शन मिलेगी मुझे। देखिए दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत बार जब कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है, वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट होता है या इवन पर्सनल रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हम जब दोनों लोग, अगर दो पार्टीज इन्वॉल्व है, दोनों की बातें सुनते हैं, उनकी बातें सुन के सही लगती हैं। ये तो लगता ही नहीं है कि दोनों में से एक गलत है, दोनों सही लग रहे होते हैं। जब ए पार्टी बोल रही है लगता है ए सही है, बी पार्टी बोल रही है तो लगता है बी सही है। तो क्या इन सिचुएशंस में भी एम्पैथी जो है, इज दैट द मिसिंग लिंक? तो जब आप दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखोगे तो वो ऑलवेज आप देखोगे एक परसेप्शन का कॉन्फ्लिक्ट है। वो मान के बैठा हुआ है कि ही इज लाइक दिस या शी इज लाइक दैट। वो आइडेंटिटी पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, थॉट्स पे या परसेप्शन पे नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि मैं इस तरह से देखता हूँ, तुम इस तरह से देखती हो। वो इतना चार्ज हो जाते हैं एज आई सेड कार्मिक बॉडी में। इंस्टेड पहले के टाइम पे तो मतलब फिजिकल यू कुड डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, अभी दे गेट सो चार्ज एंड सो इमोशनल। तो जब कार्मिक बॉडी में आप एक्टिवेटेड हो तो आपके ओनली तरीका है रिलीज कर सकते हो आप वो एनर्जी। ज़्यादातर लोग तो एक्सप्रेस ही कर देते हैं बाय अब्यूजिंग एंड शाउटिंग एंड डूइंग फिजिकल। तो Solvia method comes there. You actually can release those activated emotions in that moment, come to the centeredness जहाँ से this all came from, and then you can have a conversation. आपने अभी बोला कि कार्मिक बॉडी जो है वो चार्ज्ड अप हो जाती है। Okay, so karmic body is it's the compilation of all the karmas, like from the past, मतलब जो कुछ अब तक किया है, जो मेरे values बन गए हैं हम, क्या ये है? It's not, मतलब ऑफ कोर्स इट इज़। जब उस मोमेंट में चार्ज हो जाती है कार्मिक बॉडी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आई थिंक युवराज सिंह इन वन ऑफ द वर्ल्ड कप मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड, तो युवराज सिंह हैड अ फाइट विथ फ्लिंटॉफ। फ्लिंटॉफ के साथ उसकी कुछ लड़ाई हो जाती है और उसको बहुत तेज़, ही गेट्स वेरी एंग्री, बट वो फाइट नहीं कर पाता है वहाँ पे। बट उसकी कार्मिक बॉडी इज़ वेरी चार्ज्ड, बहुत ज़्यादा उसकी कार्मिक एनर्जी चार्ज हो जाती है। तो आई डोंट नो रिमेंबर कौन सा बॉलर था वो, बट ही हिट दैट बॉलर फॉर 6 सिक्सेस। उसके बाद ही वॉज हैप्पी एंड जॉयफुल एंड सो ऑन। सो ये एक तरीका है कि आपने कार्मिक बॉडी को चार्ज किया एंड यूज़ किया टू डू समथिंग इन दिस वर्ल्ड। दूसरा तरीका है, हम क्या करते हैं कि कार्मिक बॉडी जब चार्ज हो जाती है तो अक्सर वो तो टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चार्ज कर देते हैं उसे। तो सेम चीज़ होती है, कॉन्फ्लिक्ट एग्जैजरेट हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट से पहले आप उसे थोड़ा डिफ्यूज़ कर दो, क्योंकि वहाँ पे इतना कार्मिक बॉडी की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज बॉडी की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो या फीलिंग बॉडी से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। जब आप लॉजिकली बात करना चाहते हो किसी से तो आपको थिंकिंग चाहिए, आप इमोशनली बात करना चाहते हो तो आपको इमोशंस चाहिए। बट अगर आप एक्शन से बात करना चाहते हो, विच जनरली कोई मतलब कुछ स्पोर्ट्स हैं जिसमें पुराने टाइम पे लोग एक्शन से बात करते थे, जैसे कुश्ती से बात कर ली या कुछ और कर लिया, बट अभी आई डोंट थिंक हमारे पास वो अवेलेबल है।
अभी तो आपको बेस्ट है कि वहाँ से आप अपनी एनर्जी रिलीज़ करिए एंड देन डिसाइड, कम टू द प्लेस जहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो. एंड सांख्या में ब्यूटिफुली ये डिसाइड, इसमें डिज़ाइन भी किया हुआ है ये प्रोसेस. एंड जिसमें कि आप वंस यू आर बैक टू मेकिंग अ डिसीजन विच इज़, आई थिंक दे कॉल इट महात, तो वहाँ से फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे अभी कन्वर्सेशन करनी है, इज़ इट अ राइट टाइम, नॉट अ राइट टाइम, क्या बात करनी है. तो एक और सवाल कि जब वी आर सेइंग कि कार्मिक बॉडी चार्ज हो गई, तो क्या उस टाइम बहुत इमोशन होगा? बहुत इमोशन होगा और बहुत मूवमेंट करने का मन करेगा, एक्शन लेने का मन करेगा. इट्स लाइक काइंड ऑफ फाइट एंड फ्लाइट वाली फीलिंग आ रही है मुझे. More or less, yes. So it's more like a Rajasic is very active in your body. तो आपको कुछ करना है, अब कुछ एक्शन लेना है. तो अक्सर हम वो एनर्जी टंग में ले जाते हैं, एंड टंग से फिर हम तो वो ना करके आप यूज़ करो, यू नो, टेक दैट एनर्जी इन योर हैंड्स, इन योर लेग्स. आप स्क्वीज़ कर लो, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो उस पार्ट को अपने बॉडी के, एंड लेट द एनर्जी फ्लो टू अदर पार्ट्स. Because tongue पे लाना would sort of be activating the tongue to scream out those emotions, जिसकी ज़रूरत नहीं है आप. मुझे ये लगता है कि कैसे हम टायर्ड हो जाते हैं आफ्टर लाइक अ स्पेल, आफ्टर फिट ऑफ एंगर, क्योंकि वो डिसिपेट हो गई है एनर्जी. करेक्ट. बट उस सॉल्व तो कभी कुछ नहीं होता. बेटर तो हम रिलीव्ड फील कर सकते हैं, बट ओवरऑल बेटर तो हम कभी फील करते नहीं. और ज्यादातर जैसे हम दमन की बात कर रहे थे, अपने भावनाओं का दमन करना, उनको दबाना, ये बहुत बार हम करते हैं. और आई थिंक बच्चों को बचपन से ये सिखाने लगते हैं कि इट्स नॉट सेफ टू एक्सप्रेस योर एंगर. गुस्सा करोगे तो आप गुड गर्ल नहीं हो या गुड बॉय नहीं हो. तो वो भी कुछ ना कुछ सीख जाते हैं ऐसे धीरे धीरे. और बड़े होके भी मैंने कितनी बार देखा है कि अगर अपनी प्रॉब्लम, कितनी बार मैंने ये नोटिस किया अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम समझने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? सबसे पहले मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई विल कीप डिनाइंग इट. मैं उसको अंडर द कार्पेट भेजती रहूंगी कि नहीं 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 नहीं. जब हम देख लेते हैं, आधी प्रॉब्लम तो उससे सॉल्व हो जाती है. एक्नॉलेज कर लेते हैं किसी चीज को कि हाँ भाई अभी नहीं अच्छा लग रहा, तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा. यू नो दैट सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, सिंपल आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस, उससे हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाती है. लेकिन नहीं, हम उसको ऐसे दबाते जाते हैं जब तक कि सर दर्द नहीं हो जाता या किसी से झगड़ा नहीं हो जाता. और कितनी बार तो ऐसा होता है कि आदमी निकलता है घर से गुस्से में, तो सड़क पे कुछ ना कुछ होता है, यू नो, क्योंकि हम गए ही उस फ्रीक्वेंसी पे हैं कि अब तो आज पूरा चिड़ा हुआ था. तो नाउ कमिंग टू रिलीजिंग, कि हम उसको एक्सप्रेस करने की बजाय या उसको सप्रेस करने की बजाय हम उसको रिलीज कर सकते हैं. सो कैसे करें? सोचिए अभी मेरी कार्मिक बॉडी बहुत एक्टिवेटेड है, मुझे गुस्सा आया, मेरा दिल कर रहा है कि जिसपे गुस्सा आया है वो भी जाके मतलब कुछ एक्सचेंज किए जाए वर्ड्स. तो मुझे क्या करना चाहिए? हाउ कैन आई यूज सॉल्विया मेथड एट दैट टाइम? तो ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको गुस्सा आया किसी के ऊपर, तो आप कितना भी किताब पढ़ लोगे कि एंगर मैनेजमेंट या हाउ टू मैनेज योर एंगर, वो उस टाइम पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो बॉडीज ही अलग है ना. मतलब आप एक बॉडी जो है जिससे आप ज्ञान लेते हो, और जो कार्मिक बॉडी, अभी वो कार्मिक बॉडी अगर एक्टिवेट हो गई तो आपकी जो जितनी भी आपने पढ़ाई की है वो उस टाइम पे काम नहीं आएगी. आपको क्या करना है उस टाइम पे कि कोशिश ये करो कि थोड़ा सा स्पेस लेके ऐसे जगह चले जाओ जहाँ पे यू कैन बी बाय योरसेल्फ, एंड जो भी आप फील कर रहे हो ना, उस फीलिंग को एग्जैजरेट करो. उसमें एंगर वर्ड शुरू में बस यूज़ करो कि दिस इज़ द लेबल आई एम पुटिंग ऑन दिस एनर्जी एज एंगर. बट धीरे धीरे ना वो लेबल ड्रॉप कर दो, क्योंकि वो लेबल आपके जजमेंट्स एक्टिवेट करेगा कि ये सही नहीं है फीलिंग, ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है. मैंने तो इतनी किताबें पढ़ ली है, मेरे पास तो इतना ज्ञान है, मेरे पास तो इतना नॉलेज है. उसकी ज़रूरत नहीं है, वो लेबल से आता है ये सारा थॉट्स. आप थोड़ी देर बाद लेबल ड्रॉप कर दो एंगर का, वो जितनी भी एनर्जी आ रही है उसको जस्ट फील करते चले जाओ. और थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हो. कभी आपको लगता है कि मुझे अपनी शोल्डर्स थोड़े और स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो उस एनर्जी को शोल्डर की तरफ ले गए. या किसी आपको लगता है अपने चक्रा को स्ट्रॉन्ग करना है, हार्ट चक्रा को ओपन करना है, तो वहाँ ले गए उस एनर्जी को.
तो यू just with the intention, जस्ट प्योर just with the हाँ जस्ट प्योर इट्स बेसिकली इट्स मोर भाव लाइक मोर you're having a फीलिंग कि ये एनर्जी यहाँ जा रही है और वो एनर्जी वहाँ जाने लगेगी। तो धीरे धीरे चैनल हो गई वो एनर्जी। आपको लगा था कि वो एंगर है, नहीं आना चाहिए था, पर अगर आप वो लेबल ड्रॉप कर दोगे तो वो प्योर एनर्जी हो जाएगा। और जब वो प्योर एनर्जी इतनी अच्छे एक्टिवेट हो गई है तो आप उसको किसी या तो कोई एक्टिविटी में लगा दो। उस टाइम अगर जब वो जैसी क्रिएटिव एनर्जी बन जाती है तो आप उसके साथ कोई पोइट्री लिखो या कोई आप उससे एक ब्लॉग बना दो, एक कोई अगर आपको लगता है पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग करो। तो उस एनर्जी को चैनल कर दो आप क्रिएटिविटी। creative कब बनती है, मतलब आई एम ट्राइंग टू लाइक ट्रेस माय स्टेप्स प्रोसेस के थ्रू। सबसे पहले मुझे गुस्सा कि मैंने ऑब्जर्व करना शुरू, तो अगर मैं उसका लेबल हटाती हूँ तो मुझे यूजुअली कोई फीलिंग्स फील होने लगती हैं बॉडी में, जैसे कुछ भी तरह की फीलिंग्स, मतलब दिस इज माय एक्सपीरियंस। और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि वो थॉट्स तो खत्म हो जाते हैं, एक लाइटनेस आ जाती है। हाँ, और ऑब्जर्व नहीं करना है इसमें ज़्यादा, आपको फील करना, जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी एनर्जी आ रही है उसको आप फील करते चले जाओ और थोड़ा एग्जैजरेट करो उसको। मतलब अगर वो लेट्स से आउट ऑफ 0 to 10 वो अगर 5 पे है तो आप 7 पे ले जाओ उसे, 8 पे ले जाओ, 9 10 एग्जैजरेट करो पूरा। जितना आप उसे एग्जैजरेट करोगे तो थोड़ी देर ज़्यादा आएगी एनर्जी, फिर धीरे धीरे वो सेटल हो जाएगी, काम हो जाएगी। नाउ जब वो एनर्जी एक्टिवेटेड है ज़्यादा तो आप जस्ट मन में ये भाव कर सकते हो कि ये एनर्जी को मैं क्रिएटिवली यूज़ करना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई फिज़िकल काम करना है, उस टाइम पे मेज उठानी है, कुछ मूव करना है फर्नीचर, कुछ लॉजिकल काम नहीं, मतलब फिज़िकल काम करना है, तो आप उसको वहाँ चैनल कर दो। आपको क्या लगता है मेरे को ये चक्रा पे एनर्जी लेके जानी है, तो यू हैव द भाव और द फीलिंग और द इमोशन की ये एनर्जी यहाँ पे जा रही है, एंड यू विल सी की एनर्जी वो वहाँ जाने लगेगी। चैनल कर सकते हो आप, किसी की हेल्प करना चाहते हो आप, तो जैसे इसमें बहुत अच्छा एक श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, तो आप सबको सुख मिले, तो उसमें चैनल कर दो आप, प्रेयर में चैनल कर दो वो एनर्जी। एंड जब कार्मिक एनर्जी बन गई है तो उसको आपको यूज़ करना ही है, नहीं करोगे आप तो अगेंस्ट आपको ही वो टॉर्चर करने लगेगी। इट इज़ हाँ, इट इज़ अ फिनोमिना कि आप रिलीज नहीं कर रहे हो। इट्स लाइक कि आपका जो फ्यूल टैंक है गाड़ी का वो अभी भरा हुआ है पूरा, इंजन भी ऑन है आपका, आप पूरी तरह से ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हो और आपका पैर ब्रेक पे, बट कितनी देर रहेगा? जैसे आपने कहा कि मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ, कितनी देर करोगे? आप थक जाओगे थोड़े टाइम बाद, जैसे ही आपका पैर छूटेगा फिर आपको पता नहीं कि ज़्यादातर जो बहुत सज्जन लोग होते हैं उनका जो एंगर होता है वो बहुत ही बड़े लेवल पे जब फटता है तो बहुत बड़े लेवल पे फटता है। मैं भी यही बोलने वाली थी कि जब उसको दबाते रहते हैं तो माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी फटता है फिर एक बार। करेक्ट, इसलिए धीरे धीरे से चैनल करते रहना चाहिए। और आपकी ये बात सुन के एक चीज और मेरे दिमाग में आई कि जैसे हम गुस्से को बहुत बुरा मानते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, okay? लेकिन ये बातें सुन के लग रहा है कि एज इफ दैट एनर्जी इज अ रिसोर्स। हम उससे लाइक अपनी बॉडी की हीलिंग कर सकते हैं, अपनी चक्रास पे वर्क कर सकते हैं, किसी की लाइक हीलिंग के लिए भी। आई थिंक जितना मुझे समझ आया बात सुन के, वी कैन सेंड दैट एनर्जी टू वी कैन शेयर इट विद एवरीवन। जैसे हम बिल्कुल, बिकॉज इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट आई फील वी डू इन योगा व्हेन वी डू द प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज कुछ एक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो हम वो सबके साथ शेयर करते हैं कि इसको हम समर्पित कर रहे हैं, जिसको भी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ये उस तक पहुंचे। बिल्कुल, तो इट्स द सेम एनर्जी। और आप देखोगे जैसे फुटबॉल के प्लेयर्स हैं तो वो यही चैनल करते हैं। आप देखो कोच साइड में खड़ा है, वो चिल्ला रहा है, उनको कुछ बोल रहा है, प्लेयर्स को गुस्सा आ रहा है, फिर वो चैनल कर रहे हैं वो एनर्जी। अगर वही पीसफुल खड़े हो जाए वहाँ मेडिटेटिव मूड में,
और वहाँ पे बिल्कुल ही शांत फुटबॉल खेलें, मेरे को नहीं लगता कि फुटबॉल का मैच होगा फिर वो, है ना? तो वो चैनल कर रहे हैं एनर्जी अपनी बाय बाय यूजिंग द कोच एज देयर ट्रिगर एंड जनरेटिंग दैट एंगर्स एंड इमोशंस इन द बॉडी। और एक चीज और आ रही है मेरे दिमाग में कि जो शांति रियल शांति होगी ना, मतलब अपने गुस्से को दबा के लाई हुई शांति और एक असली शांति, दोनों बहुत अंतर होगा। एक में तो मैं गुस्सा इसलिए दबा रही हूँ कि मुझे लगता है कि गुस्सा करना या तो सेफ नहीं है, उसका रेपरकशंस हो गया, बॉस पे गुस्सा थोड़ा ना कर सकती हूँ, बच्चे पे तो चलिए कर सकती हूँ। एंड दूसरी शांति वो है कि मैं दमन नहीं कर रही हूँ अपने इमोशंस का, लेकिन उनको बहने दे रही हूँ, उनको रिलीज या चैनल कर रही हूँ। तो अच्छा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरा है, जब भी हमारे व्यूअर्स सुनेंगे इसको, आई एम श्योर वो यूज करना चाहेंगे, कि इस प्रैक्टिस को डेवलप कैसे करें। जैसे हम चल रहा होता है वो हमेशा ऐसे तो होता नहीं है कि मैं बैठी हूँ अलग और मैं रिलीज कर सकती हूँ। दिन में हम बहुत से काम करते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, तो इमोशंस तो आते रहते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो हम इतने, हमारे रिसोर्सेज आर सो टैक्स्ड कि फिजिकली शायद मैं टायर्ड हूँ, ऊपर से ये हो रहा है, या मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, तो वो मोटिवेशन बहुत कम हो जाती है। मतलब हम एक बेहतर फील करना चाहते तो हैं, हल्का फील करना चाहते तो हैं, अच्छा फील करना, लेकिन वो लगता है कि कैसे करूँ, अभी मैं कर ही नहीं पाऊंगी। और बहुत अच्छा, ये डीप क्वेश्चन है काफ़ी। तो थोड़ा इसको अगर आप समझोगे कि पहले तो ये कोई प्रोसेस नहीं है जो करना है, क्योंकि एक और लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू में से इसे हटाना है पहले तो, राइट। ऑलरेडी एज आई सेड बहुत सारी लिस्ट हो गई है, तो उसमें हमें नहीं फंसना है। पहले हमें एक लेवल चूज कर लेना है कि परसीविंग लेवल, थिंकिंग लेवल या ज्ञान या नॉलेज लेवल, इमोशन लेवल विच इज़ वेरी क्लोज टू एक्शन लेवल। तो ये 4 लेवल हमारे पास अवेलेबल है। कुछ लोग हैं, जैसे आप देखोगे कि वेस्ट में इट्स ईजी फॉर देम टू वर्क एट थिंकिंग लेवल, क्योंकि वो सब कुछ मतलब काफ़ी प्रिसाइज बोलते हैं, काफ़ी वर्ड्स उनके, तो उनके लिए इजी है कि वो थिंकिंग लेवल पे डायरेक्टली स्टार्ट करें। इंडिया में आई थिंक अच्छा है कि अगर फीलिंग लेवल पे लोग स्टार्ट करें, इमोशंस पे स्टार्ट करें, क्योंकि काफ़ी एक्टिवेटेड लेवल है दैट इज़ देयर। और जब थोड़ा सा रिलीज़ किया आपने इमोशंस, एनर्जी, जब भी आपको एनर्जी फील हो तो आप बस एक ही काम करो, कोई आपके दिमाग में थॉट एक्टिव हो गया है या कोई फीलिंग एक्टिवेट हो गई है, आप उसको पेपर पे जस्ट 2-3 वर्ड्स आपने लिख लिए, एंड जो भी आप फील कर रहे हो, उस फीलिंग को शुरू में आप लेबल दे सकते हो कि ये फीलिंग हो सकता है कि फीलिंग ऑफ फियर है, बट फिर वो लेबल आप ड्रॉप कर दो, एंड जो एनर्जी है उसको बस प्योर फील करना स्टार्ट कर दो, एंड एग्जैजरेट करो जब तक कि वो पूरा का पूरा आपने फील नहीं कर ली वो एनर्जी। तो आप थोड़ा सोच के देखो कि आपके अंदर कोई एनर्जी आ रही है और आप उसे पूरी तरह फील कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो, तो क्या होगा उसके बाद? उसके बाद एक कोहेरेंस फील होगी, क्योंकि अब मैं उससे स्ट्रगल नहीं कर रही हूँ। मैं जैसे घर के दरवाजे पे कोई आया हुआ है और मैं वो अंदर आना चाहता है और मैं दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, वो नहीं होगा। करेक्ट। तो आप ये नहीं कर रहे हो, आपने जैसे ये ड्रॉप किया ना, तो ये भी ड्रॉप हो जाता है। यू नो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो इक्वल ऑपोजिट जो आपका रिएक्शन है आप उसे ड्रॉप कर दो, तो वो एक्शन भी ड्रॉप हो जाएगा ना, या तो वो ऐसे चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या वो एक्शन ही ड्रॉप हो जाएगा। तो जब हम रेजिस्ट करते हैं तब हम एक्टिवेट करते हैं। जब हम रेजिस्ट करते हैं तो एक्टिवेट करते हैं, मतलब ये जोर से पुश कर रहा है तो उधर से भी जोर से पुश करेगा। हाँ, अक्सर मुकाबला हो गया। करेक्ट। अक्सर मतलब आप देखोगे कि जो एनिमीज होते हैं दे लाइक ईच अदर एट सम लेवल, क्योंकि जब वो नहीं रहते हैं ना तो एक दूसरे को उन्हें लगता है कि समथिंग इज मिसिंग,
इसीलिए चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज करते हैं ना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप देखोगे कि जितनी भी कंट्रीज डिफेंस में अच्छा कर रही हैं, जी। उनके नेबर्स से प्रॉब्लम है उन्हें। तो कॉन्फ्लिक्ट इज गुड कि आपकी डिफेंस फोर्सेस, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग योर कंट्री इज गेटिंग बेटर। वो डिबेटेबल है बाकी सारे पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इसकी वजह से, एक्टिवेशन की वजह से आपकी दोनों कंट्रीज की पावर्स, न्यूक्लियर पावर या जो भी इस तरह की पावर्स हैं, वो हो रही है ना लेवरेज बट आपकी। तो इसकी भी ज़रूरत है और इसकी भी ज़रूरत है। इसके बिना इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको पता कैसे और चलेगा इसके कि बिना उसकी। तो तो आपको दोनों चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रहे हैं, चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो फिर ग्रोथ नहीं हो रही है। और अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर आपने एज आई सेड जैसी अंडरस्टैंडिंग कर ली उसकी, तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, फिर आपको कुछ और नया करना है। तो आप ये प्रोसीजर अगर आप देखते रहते हो, तो यू स्टार्ट एन्जॉइंग न्यू चैलेंजेस कि भाई और चैलेंजेस आएंगे तो मेरे अंदर और ऐसा होगा, कुछ और थॉट्स के चीज़ें होंगी, फिर मैं उन्हें मॉनिटर करके देखूंगी कौन सा मुझे थॉट एक्टिवेट करना है, वो एक्टिवेट करके क्या ये प्रोसेस उस पर काम करता है, एंड आप उसको टेस्ट करो। और कभी भी इस प्रोसेस पे बिलीव मत करो कि ये मेरे को, इसमें मेरा विश्वास है और मेरा, क्योंकि जितना आप इस पे विश्वास करोगे उतना ये धीरे हो जाएगा। क्योंकि फिर आपके जो जो परसेप्शन है या जो ज्ञान है, वो क्यूरियोसिटी, एज आई सेड ना, वो अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी, चैलेंज, चलता है ये नहीं चलता है प्रोसेस, वो बंद हो जाएगा। वो आप फिर हो जाएगा एक और थिंग्स टू डू में कि मुझे भी ये भी करना चाहिए। वो नहीं करना है, आप इसको चैलेंज करते रहो प्रोसेस को, ये चलता भी है कि नहीं, मतलब हो सकता है काम करे और हो सकता है ना भी करे। तो नहीं करता है तो जस्ट ड्रॉप इट फ्रॉम योर लिस्ट। और अगर करता है तो कीप टेस्टिंग इट कि अच्छा इसमें काम करेगा क्या, ये इसमें काम करता है क्या, इस टाइम पे करेगा क्या, क्या डिज़ायर के साथ काम कर रहा है, इमोशन के साथ काम करता है, परसेप्शन के साथ काम करता है, किस लेवल पे मेरे लिए काम करता है। तो आप जितना इसको चैलेंज करोगे उतना आप इससे एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। Personally, I have used this method, as you shared it with me. मेरे लिए तो चैलेंज ये रहा है कि पहले तो एक्नॉलेज करना कि मुझे फील क्या हो रहा है, क्योंकि वैसे ही हम पुश करते चले जाते हैं अपने आप को कि चलो कोई बात नहीं, मतलब इन द डे। सो फर्स्ट इज चेकिंग इन विद माई सेल्फ, मुझे क्या फील हो रहा है इस टाइम। एंड सेकेंड इज एक्चुअली लाइक टेकिंग दैट स्टेप। जैसे उसी इमोशन में बहते जाने से कि डिस्कम्फर्ट हो रहा है या इरिटेशन हो रही है, राइट, या एक्साइटमेंट भी हो रही है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नॉट अ पीसफुल स्टेट। तो क्या होता है कि उसी में हम चलते चले जाते हैं जब तक कि नेक्स्ट डिफरेंट इमोशन नहीं आता। तो फॉर मी द चैलेंज हैज बिन कि एक्नॉलेज करके उसको प्रेजेंट हो पाना कि अच्छा ये हो रहा है, अब देखते हैं इसको। आपके केस में आप ये ट्राई करो, इमोशन आया है आपके पास, आप उसे होल्ड करो, रिलीज मत करो। आप उस इमोशन को होल्ड करो, जाने मत दो कहीं, एंड एग्जैजरेट करके उसे होल्ड करो। जितना आप उसे पकड़ोगे आप देखोगे कि क्या होता है कि वो आपसे छूटने की कोशिश करेगा। इट्स अ रिवर्स। जैसे कोई थॉट आपको परेशान कर रहा है ना, कोई लेट्स से कोई थॉट, तो आप उसको रोक लो, उसको कहीं जाने मत दो, एंड होल्ड इट थोड़ा। वो मतलब इट विल ट्राई टू डू समथिंग, क्योंकि नाउ इट वो दूसरा कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट जनरेट करेगा कि क्या ज़रूरत है अभी इसकी। नाउ तो मतलब यू हैव बिकम एनलाइटेंड, अब तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, नाउ तो ये सब बेकार की बातें हैं, जस्ट वो उसको एक्टिवेट करने। आप वो मत, उसमें मत जाओ, आप अपने थॉट को पकड़े रहो, एंड यू विल सी योर पावर कि आप जब वो थॉट को पकड़ते हो तो वो कितना दूर भागने की कोशिश करता है आपसे। तो हम क्या करते हैं अक्सर यहाँ पे लोग जो है ना, लेटिंग गो या लेट इट गो करके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेट गो, इसको जाने दो, या इसमें पढ़ो मत। उसमें क्या करते हैं, वो लेट गो करते रहते हैं, बट वो थॉट तो फिर पावरफुल हो जाता है, क्योंकि आप थॉट से डर रहे हो ना, यानी आप थॉट से डर के उसे लेट गो कर रहे हो। आप उल्टा करो, आप होल्ड कर लो उसे, उस इमोशन को होल्ड कर लो कि मैं तो अब पूरा फील करके इसको जाने ही नहीं दूंगी आज तो। ओके। एंड देन
द सॉल्विया मेथड अराइजेस कि ठीक है, आप जो भी फील कर रहे हो वैसा होल्ड कर लो उसे। आप जैसे ही आप होल्ड करोगे वो आपसे छूट के भागना चाहेगा, फिर आप पकड़ लो उसे और पकड़े रहो जब तक कि वो बिल्कुल ही अपने आप को रिवील नहीं कर देता है कि आई एम नथिंग, आई एम जस्ट एन इल्यूजन। I would like to share one more thing here. Over the past many years, मैंने बड़े सारे different methods try किए। कुछ बॉडी पे वर्क करते हैं, कुछ इमोशन पे वर्क करते हैं, कुछ चक्रास एंड there's so many things। और ऐसी बात नहीं है कि वो काम नहीं करते हैं, बट मुझे लगता है there are so many steps to it। Like 1 घंटे में आप उनमें से कोई मेथड यूजुअली नहीं सीख सकते, यूजुअली, ओके। एंड देन देयर इज अ सर्टेन डिसिप्लिन टू इट कि भाई इतने दिन इसको प्रैक्टिस करना है। सो फार सॉल्विया मेथड इज सो इंट्यूटिव एंड सो नेचुरल। आई फील इसमें वो एफर्टिंग बिल्कुल नहीं है, which is like there in so many other modalities। So thank you for sharing it। और जितना एफर्ट लेस होगा ना, उतना ही ये प्रोसेस नेचुरली ग्रो करेगा। अगर आप जितना एफर्ट डालोगे इसमें, शुरू में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मतलब अगर रिमाइंडर है आपके पास तो शुरू में आप रिमाइंड कर लो, बट प्रोसेस इज़ वेरी इजी। जो आपको डिस्टर्ब करता है वही आपका एक सोर्स है डीप जाने का। आई थिंक कबीर दास जी का एक दोहा है कि निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सोहाए। मतलब जो आपको क्रिटिसाइज करे उसको तो बिल्कुल पास ही बिठा लो आप अपने। तो माइंड तो हमारा बिगेस्ट क्रिटिक है, तो जैसे ही वो थॉट एक्टिवेट हो आपके दिमाग में, उसको आप पकड़ लो और तब तक होल्ड करो कि जब तक वो बिल्कुल ही मतलब नाउ या तो बिल्कुल ही डिसअपियर हो गया है, नाउ इट हैज़ नो पावर। सेम इमोशन के साथ आप करो। और मुझे तो मजे की बात ये लग रही है कि आधा स्ट्रगल तो उससे बचने का ही होता है। हाँ। कि बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं सोचना। हाँ। आधा स्ट्रगल तो यही होता है कि मेरे को इस टाइम वो चीज नहीं सोचनी, मुझे कुछ परेशान कर रहा है, मैं उसको धक्का मार रही हूँ, वो मुझे धक्का मार। करेक्ट। जैसे होता है ना यहाँ पे अक्सर जैसे यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग का एक ग्रुप है, तो वहाँ पे मैं लोगों को बोलता हूँ कि वो नर्वस हो रहे होते हैं, तो मैं बहुत अच्छा है, थोड़ा और नर्वस फील करो, और जब पूरा नर्वसनेस हो जाए तो उसको बस जेंटली एंथुजियाज्म में चेंज कर दो, उसका नाम चेंज करके एंथुजियाज्म कर दो, एंड सडनली पीपल हैव मोर एनर्जी। या एंड दोनों एनर्जी सेम भी तो है ना। आप सिर्फ लेबल से अपना लेबल लगा के आप उसे बस स्पॉइल कर रहे हो। इट्स लाइक क्या होता है उसमें, जैसे कोई डालडा का डब्बा आ रहा है, आपने उसमें लगा दिया ये घी है, ये देसी घी है। आप लेबल लगा के स्पॉइल कर रहे हो। और दाओइज्म में एक बड़ी अच्छा लाइन है कि दाओ इज बियॉन्ड नेम्स, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। तो जितना हम लेबल्स से दूर हटेंगे उतना हम डीपली समझ पाएंगे किसी चीज़ को। अगर मैं ये बोलूँ ये माइक्रोफोन है, तो मेरा दिमाग अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे को लगता है कि आई हैव अंडरस्टूड इट। बट मैं अगर नेम ड्रॉप कर दूं तो फिर सडनली मुझे इसका कलर, इसके बटन्स, इसका टेक्सचर, काफ़ी कुछ दिखने लगता है। तो दाओइज्म में बड़ा अच्छा है कि लेबल्स आपको ये फीलिंग देते हैं कि यू नो दिस, यू अंडरस्टैंड दिस, बट हमें कुछ पता नहीं। अगर मैं ये ग्लास भी लेता हूँ और मैं इसमें लेबल लगाता हूँ ये ग्लास है, तो सडनली मेरे को लगता है आई हैव अंडरस्टूड इट, बट द मोमेंट आई ड्रॉप दैट लेबल सडनली आई स्टार्ट सीइंग मोर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली जब फीलिंग पे आप लेबल लगाते हो तो आपको लगता है कि आई हैव नोन दिस, मुझे तो पता ही है। कैसे वो तो लेबल है सिर्फ, राइट? आप वो लेबल जाने दो, व्हाट यू सी इज व्हाट यू विल एक्सप्लोर, एंड वहीं से having that curiosity, करेक्ट, childlike curiosity, और सिर्फ लेबल ड्रॉप करने से आप किसी, जैसे होता है ना, हम अक्सर मिलते हैं किसी से, ये तो ऐसा ही है, तो आपने लेबल लगा दिया, वो वैसा ही ऑपरेट करेगा आपके एटलीस्ट कॉन्शियस। मैं बिल्कुल यही सोच रही थी जब आप फीलिंग के बारे में बोल रहे थे ना, मैं सोच रही थी हम अपने आप को भी तो लेबल लगाते हैं। हाँ,
मेरे से तो ये होता ही नहीं है, मैं तो कभी कर ही नहीं, वो लेबल ही है तो हम फिर वी लिव इट टू दैट तो आपने लेबल, कि हम गलत नहीं होना चाहते, चाहे अपने बारे में चाहे लोगों के बारे में, राइट हम सही होना चाहते। करेक्ट। और लेबल जो हम लगाते हैं यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमें लगता है कि नाउ हमें पता चल गया है, और पता हमें कुछ भी नहीं चलता इस यूनिवर्स में। रियलिस्टिकली हमें कुछ भी नहीं पता चलता, बट बिकॉज द अहंकार, जो हमारा अहंकार जब होता है वो चीज़ों को इम्प्रेशंस, पुराने इम्प्रेशन जोड़ के एक आइडेंटिटी क्रिएट कर लेता है। फिर हमें लगता है कि हम ये आइडेंटिटी हैं। वही आइडेंटिटी अगर हम, जैसे आपने बोला ना कि क्यूरियोसिटी से देखें, क्यूरियोसिटी से देखें, थोड़ा उसको चैलेंज करें, समझें, तो वो आइडेंटिटी अपने आप ही डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। उसको पकड़ लें कि अब आ गई आइडेंटिटी, नाउ लेट मी मेक माई नोट्स, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जब आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो वो अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगी आइडेंटिटी। तो काफ़ी बिगनिंग में ये आपको टूल्स हेल्प कर सकते हैं जो हमने आज डिस्कस किए, एंड ऑफ कोर्स हम लोग और डिस्कस करेंगे इसे, ताकि हम लोग वी कैन आई हेल्प। हैव अ रिक्वेस्ट टू, आज की बातचीत में मुझे जो फील हुआ, नेक्स्ट टाइम इफ इट्स पॉसिबल वी वुड लाइक टू यू टू गिव अस एन इंट्रोडक्शन टू वेदांता, क्योंकि आज हम काफी उसमें से कॉन्सेप्ट्स को आप रेफर कर रहे थे, राइट। तो मुझे लगा कि उसकी ऐसे पूरा उस पे चर्चा करने की बजाय आज वी फोकस ऑन दिस। अगली बार इट वुड बी रियली नाइस इफ यू कुड गिव अस एन इंट्रोडक्टरी आई थिंक लेट्स डू दैट। पॉडकास्ट। हाँ, लेट्स डू दैट। तो उसके लिए आई थिंक थोड़ा मुझे ड्राइंग का देखना पड़ेगा मेरा। आई थिंक आई विल ब्रिंग माई बोर्ड बैक, तो फिर आई विल हैव दैट ऑन माई बोर्ड, एंड दैट विल गिव अ understanding of how the Sankhya philosophy या Vedanta philosophies describes what we are discussing today, because बहुत ही सिंपल है उसमें, एंड आई थिंक रियली एडवांस्ड। मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, एंड उनके साथ भी मैंने शेयर किया है, एंड दे हैव एक्नॉलेज्ड कि साइकोलॉजी अभी वहाँ तक नहीं पहुँची है जहाँ पे दी स्क्रिप्चर्स और या दीज बुक्स हैड। I feel it just makes us, more well adjusted to our problems. शायद उससे आगे जाना थोड़ा मुश्किल होता है। Yeah. Thank you so much. Thank you so much, and I'll see you next time.